सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र में जो हमको आवंटित गणना ब्लॉक मिला है उस गणना क्षेत्र में मकान का और भवन का नंबरीकरण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें क्योंकि बीच में बहुत से क्वेश्चन का आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र का भ्रमण कर लिए होंगे। ऐसा उम्मीद है कि आप गणना ब्लॉक का उपगणना ब्लॉक का आपने सीमांकन भी कर लिया होगा। अब ये क्रम जब आगे बढ़ता है तो आप नजरी नक्शा बनाने को सोच रहे होंगे या कोई बंधु क्या है कि बना भी लिए होंगे। अब उस पर नंबरिंग भी करना है और मकान और भवन का नंबर देना है। तो कैसे हमको नंबर देना है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो नंबर देने के पहले सबसे पहले क्या है, हमें कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी जानकारी है, तो सबसे पहले ये जानें कि हमें किसे नंबर देना है, यानी गैर आवासीय को नंबर देना है कि आवासीय भवन को नंबर देना है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो आपको बुकलेट प्रोवाइड की गई थी उसमें क्या था कि गैर आवासीय और आवासीय दोनों को नंबर दिया जाना था। ठीक है, ये उसमें बताया गया था। आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा कि गैर आवासीय और आवासीय का नंबर दिया जाना है, लेकिन अचानक इसमें क्या है कि बदलाव आ चुका है। इसलिए आप हमेशा अपडेट रहें और सही जानकारी के अनुसार ही फॉर्मेट को भरें। ठीक है, तो क्या करना है, जो बदलाव आया है वो है कि गैर आवासीय भवन को नंबर नहीं देना है। ठीक है, नजरी नक्शा में उस गैर आवासीय भवन को शो कर देना है, दिखा देना है, उसका सिंबल दे देना है, लेकिन नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो दूसरा चीज़ है कि निश्चित और अद्वितीय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कौन से वर्ड बोल रहे हैं। निश्चित कहने का मतलब ये हो गया आपको कोई भी भवन छोड़ना नहीं है, सबको नंबर देना है गैर आवासीय को छोड़ करके। ठीक है ना, केवल आवासीय भवन को ही, सभी आवासीय भवन को नंबरिंग करना है, गैर आवासीय को कदापि नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, माने एक भी भवन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अगर एक भी भवन छूट जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कारण क्या है कि आपको जिम्मेवारी दी गई है कि अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र में एक भी भवन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो है ना, जब आप गणना कर चुके होंगे तो उसके बाद क्या है, सारे प्रपत्र के साथ आपको एक प्रमाण पत्र भी सौंपना होगा। ठीक है, वो प्रमाण पत्र इसलिए कि आप उसमें साबित करेंगे कि हम अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र में जो कार्य किया है वो हमारे अनुसार पूर्णतः सही है और इसमें जो प्रविष्टि की गई है वो बिल्कुल सत्य है और हमसे एक भी मकान छोटा नहीं है। ठीक है, अब अद्वितीय नंबर का, अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही प्रकार का नंबर एक से अधिक भवन पर नहीं देना है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसे इन शब्दों में समझें। जैसे मान लिया जाए कि हम अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र में आज काम किया, नंबर देने का काम किया। अब आज हमने सबसे जो लास्ट भवन का नंबर दिया है, हो सकता है कि वो 72 नंबर दिया है। कौन सा भवन है, तो 72वां भवन है। अब क्या किए, फिर जो मकान है, भवन है, वहाँ से कुछ दूरी पर है। ठीक है ना, वहाँ से 72वां भवन से कुछ दूरी पर है। तो हम, मेरे दिमाग में आया कि चलो आज का काम जो है समाप्त करते हैं, अब कल से हम फिर देना स्टार्ट करेंगे। अब घर आए, दूसरे दिन जा रहे हैं, आपके दिमाग से निकल चुका है, लेकिन आप एक अंदाज लगा रहे हैं कि वो जो लास्ट वाला भवन हम कल दिए थे वो 70 है कि 71 है कि 72, केवल आप अंदाज लगा रहे हैं। तो आपका दिमाग में आया कि लगता है कि वहाँ 71वां नंबर हम दिए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि जब अगला भवन का नंबर दे रहे हैं आपको स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि आप देखने नहीं गए वहाँ। ठीक है ना, आपको याद नहीं है, केवल अंधार घर में मुक्का मार रहे हैं, यानी अंदाज लगा रहे हैं। तब क्या है कि आप उसको क्या कर दिए, 71 नंबर दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 72 नंबर, इस तरह से आप देना स्टार्ट कर दिए। तो आप सोचिए, आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये अद्वितीय नंबर नहीं हुआ। कारण क्या है कि 72वां नंबर तक तो वहाँ दे दिए थे, फिर वहाँ से आपने 71वां नंबर स्टार्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही नंबर जो है वो एक से अधिक भवन पर आपने दे दिया, तो ये अद्वितीय नंबर नहीं होगा। क्योंकि सभी भवन का नंबर, सभी मकान का नंबर जो होगा वो स्पेशल होगा, इसी को अद्वितीय नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट आएगा
कि जो नंबर देना है वो लाल रंग के आपको परमानेंट मार्कर मिलेगा, ठीक है। वो भवन पर भी नंबर देना है और मकान पर भी नंबर देना है। अब कैसे देना है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो किस रंग से देना है, तो लाल परमानेंट मार्कर से देना है, ताकि वो नंबर जो है वो मिट नहीं सके तुरंत और क्षतिग्रस्त कोई नहीं कर सके, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, उस नंबर को मिटा देता है, जिस मकान पर नंबर आपने दिया है उसको मिटा देता है, तो उस स्थिति में क्या करना है वो हम अगले वीडियो में बताएं कि अगर कोई क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है, या गलत सूचना देता है तो उसको क्या करना है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो लाल रंग से और स्पष्ट देना है। स्पष्ट का मतलब क्या है कि आपको 2 मीटर दूरी से वो नंबर स्पष्ट दिखना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। ये क्या है कि इंग्लिश का डिजिट लिखना है, अंग्रेजी के अंकों में ही लिखना है, और क्या है कि वो अंक आपको साफ साफ नज़र आना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अधिकतर लोगों का हैबिट होता है कि बहुत जल्दबाजी में लिखते हैं और एकदम कर्सिव स्टाइल में मार देते हैं, ठीक है ना। फिर खुद देखते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो नंबर 6 है या 8 है। तो ऐसा नंबर नहीं देना है, ऐसा स्पष्ट नंबर देना है कि ताकि 2 मीटर से स्पष्ट दिखाई पड़े, मकान मालिक को भी पता चले कि मेरे मकान का नंबर कितना लिखा हुआ है। कोई अदर व्यक्ति भी देखे तो लगे कि इस मकान में जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर इतना है, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है कि ये जो लाल रंग से जो नंबर देना है वो कैसे देंगे हम, ठीक है ना। देने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए भवन और मकान नंबर देने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका है कि इसको याद रखना है कि इसको क्रम से चलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 1 भवन 2 भवन, यहाँ से हमने क्या किया 10 भवन को दिया, फिर बीच में क्या है कि 1 भवन जो आवासीय उसको छोड़ दिया, फिर आगे जाकर के 11वां उधर दे दिया और इधर में 20वां दे दिया। ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका सीरियल नंबर सही से नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद जो दूसरा, दूसरा के बाद जो तीसरा मकान आ रहा है, तो सीरियल भी इसी ढंग से चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्रम से दिया जाना। अब जो है ना भवन या मकान का जो नंबर देने का तरीका होगा वो कैसे होगा, तो इसको देखा जाए। जैसे मान लिया जाए ये भवन है, ये बहुत बड़ा भवन है, ठीक है ना। अब इस भवन में क्या करना है, हमको नंबर देना है। तभी हम क्या बताएं कि भवन में भी नंबर देना और मकान में भी नंबर देना है। तो भवन और मकान क्या है, ठीक है, इसकी समझ क्या है आपको पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर 22, 23, 24 में है। इसके बारे में बताएंगे, कुछ फिगर भी है ऊपर में, लेकिन नंबर किस ढंग से देना है उसके बारे में समझ जाए। सबसे पहले क्या है कि आपको वर्गाकार शेप बनाना है, और इसी शेप में वर्गाकार आकृति में ही क्या करना, आपको भवन का नंबर और मकान का नंबर दर्ज करना है। तो भवन का नंबर कहाँ देंगे, तो जो मुख्य दरवाज़ा रहेगा, ठीक है ना, भवन का जो मुख्य दरवाज़ा है तो उसी दीवार पर क्या करना है, भवन का नंबर दे देना है। और भवन का नंबर देने के साथ साथ उसके नीचे क्या करना है, मकान की संख्या का सीरियल नंबर देंगे, ठीक है। तो इसको देने का तरीका क्या होगा, तो ये क्या करना है, आपको वर्गाकार शेप बनाना है जो 6 इंच बाई 6 इंच का होगा, माने 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा। ये वर्गाकार आकृति बना देना है और उसी आकृति के अंदर स्पष्ट क्या करना है, आपको नंबर लिखना है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमको कितना है, देखिए ये इतना बड़ा मकान है, इसमें आपको इतना बड़ा भवन है, तो इसमें क्या है, मकान देख रहे होंगे कि एक निकासी है, एक निकासी है, एक निकासी है, एक निकासी है, यानी आपको 4 प्रकार के मकान दिख रहा है कि इस मकान में अलग परिवार है, इस मकान में अलग परिवार है, इस मकान में अलग है और इस मकान में अलग है। तो भवन तो एक है, बिल्डिंग तो एक है, लेकिन उसमें परिवार का जब बंटवारा हुआ तो मकान भी उसका बटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 मकान हैं। अब 4 मकान का नंबर कैसे देंगे और भवन का नंबर कैसे देंगे। अभी हमने क्या बताया कि भवन जो है अब इतना, अब क्या है कि एक लाइन में ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप कहीं पर भी भवन का नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सामने फ्रंट दीवार पर क्या है कि सामने वर्गाकार शेप बनाएंगे 6 बाई 6 इंच का। अब यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 6 बाई 6 इंच हमेशा बोल रहे हैं, क्या इससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ½ इंच बड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा फांसी पड़ने वाला है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि 6 बाई 6 इंच बनाने के लिए क्या हम स्केल लेकर के जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको स्केल नहीं टांगना है। करना क्या है, आप एक जुगाड़ बनाइए। आप एक मोटे कूट पर 6 बाई 6 इंच क्या है उसका माप बनाइए और चारों तरफ से क्या कीजिए, काट दीजिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ये जो ये कूट है,
अब क्या करना है, इसको 6x6 6 इंच इधर और 6 इंच इधर आकृति ऐसे बना लीजिए पेन से, और चारों तरफ से क्या कीजिए, उसको कैंची से काट दीजिए। अब जो है ना, जो आकार आपको मिल गया वो वर्गाकार आकार मिल गया 6x6 इंच का। अब क्या करना है, जहाँ जाएंगे नंबर देने हम उसको साथ लेकर के जाएंगे, दीवार पर ऐसे रखेंगे और क्या करना है, चारों तरफ से ऐसे मारकर चला देंगे। कौन सी आकृति बन जाएगी, वो 6x6 इंच का आकृति बनेगा ना। आपको तो मापना नहीं पड़ा, केवल एक बार उसको चिपकाए दीवार में और घेरा लगा दिए, ये हो गया जुगाड़। अब वही 6x6 इंच का जो रहेगा, इसी के अंदर क्या करना है, हमको भवन का नंबर लिखना है। किस तरह से लिखना है, तो मान लीजिए कि ये ऐसा बॉक्स बना हुआ है, इसमें मान लिया जाए कि ये 12वां नंबर का भवन है। कितना नंबर का है, 12वां नंबर का भवन है। तो ये 0 1 2 हो गया, ये भवन संख्या ऊपर लिख देना है, इसके नीचे मकान संख्या लिखना है। अब मान लिया जाए कि इस भवन जो मकान संख्या है, ये मान लिया जाए 036 037 038 और ये है 039, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के मकान जिसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक है, ये 12वां नंबर भवन में जो मकान है वो कहाँ से कहाँ तक, उसका सीरियल नंबर कितना है। ये 4 मकान है तो यहाँ 4 नहीं लिखना है, बल्कि इसका सीरियल नंबर लिख देना है। तो 036 से 039, इस तरह से ये हो गया भवन नंबर देने का तरीका। तो बिल्डिंग में कहीं भी एक जगह भवन पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि ये मकान यहाँ से शुरुआत है तो भवन नंबर यहाँ दे दिए। अब मकान नंबर भी क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग होगा, ये भी वही वर्गाकार शेप में होगा 6x6 इंच साइज का, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है, जो मकान संख्या लिखना है वो सभी के लिए अलग अलग संख्या लिखना है। ये ऐसे नहीं लिख देना है, इसको इसी बॉक्स में लिखना है। लेकिन ये भवन में हमको कुछ भी हिंदी का अक्षर नहीं लिखना पड़ा, लेकिन जब मकान का नंबर देंगे तो उसमें हिंदी का अक्षर एक लिखना है। हिंदी का अक्षर क्या है, वो है गण, ठीक है ना, गण। इस तरह से डैश दे देंगे। ये कौन सा मकान है, तो 036, इसी प्रकार ऐसे बॉक्स में लिखना है। यानी यहाँ पर लिख देंगे गण, यानी गणना, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है, 036। इस प्रकार क्या करना है, हमको सभी मकान का नंबर अलग अलग देना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया मकान नंबर और भवन नंबर देने का तरीका। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और चारों तरफ से क्या है कि उसका घेराबंदी किया हुआ है। अब उसका भवन हम कहाँ देंगे और मकान नंबर कहाँ देंगे। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छा उपाय ये है कि सबसे जो बाहरी गेट है वहाँ पर क्या करेंगे, भवन संख्या लिख देंगे। अब उसके अंदर जहाँ जहाँ मकान जिस स्टाइल में बटा हुआ है उस मकान का क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा पर ही लिखेंगे। मकान का जो मुख्य दरवाज़ा होगा वहीं पर क्या है कि मुख्य दरवाज़ा से जो दीवार सटा हुआ है, चाहे वो दीवार बाईं तरफ हो चाहे वो दीवार दाईं तरफ हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन दीवार से वो सटा हुआ, ठीक है ना, उसी दीवार में आपको देना है। 6x6 इंच का आकृति कोई बड़ा तो होगा नहीं, है ना, इसीलिए क्या है कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखना भी है। ये हो गया भवन और मकान नंबर देने का तरीका, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए क्रम से चलना था, कहाँ चले गए, क्रम से चलना था ना, क्रम से दिया जाना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए आप इस भवन में गए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि हम क्या किए, 001 भवन में गए, ठीक है ना। अब इसमें मकान नंबर कितना है, मकान एक ही है तो 001 हो गया। इस भवन में जा रहे हैं 002, तो भवन दूसरा में क्या है, दूसरा में हम देख रहे हैं कि 3 मकान है, ठीक है ना। तो 3 मकान है तो क्या इसमें 001 से शुरू करेंगे, नहीं, क्योंकि मकान भी सीरियल नंबर से चलेगा। ये तो पहला मकान हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मकान सूचीकरण का फॉर्मेट भरना हमको केवल भवन से नहीं है, समझिए इस भवन में कितना मकान है उससे संबंधित है। तो इसमें क्या है कि पहला मकान मिला, अब इसमें 2 3 4, क्योंकि पहला के बाद ये दूसरा मकान ना आएगा, क्योंकि पहला भवन था तो दूसरा भवन में गए। तो जिस तरह से भवन की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से आपका मकान की संख्या भी बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या है कि दूसरा मकान, इसी में क्या है कि तीसरा मकान और इसी में क्या है चौथा मकान। इससे ये पता चला कि भवन 2 में कितना मकान है, 3 मकान है, उसका सीरियल नंबर कितना है, तो इस ढंग से लिखा गया। अगर मान लिया जाए कि फिर आगे गए तो ये 003 है, अब क्या करेंगे, इसका नंबर देना है कि नहीं देना है। अभी हम क्या बताएं कि गैर आवासीय इसमें कोई व्यक्ति रहता नहीं है, ठीक है ना। या हो सकता है कि ये गौशाला है, तो गौशाला में क्या है कोई आदमी तो नहीं ना रहता है,
इसलिए क्या करना है कि गैर आवासीय वाला को नंबर नहीं देना है। अब इसके बाद आगे चल जाना है। अब आगे गए तो मान लीजिए कि जो भवन मिला, ये देखिए भवन जो है ना, भवन यहाँ पर 003, क्योंकि ये क्या होता है कि अधिकतर ये शहरों में देखा जाता है, जैसे ऊपर में बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये शहरों में देखा जाता है कि इस तरह से दीवार जो है से सटा हुआ रहता है। तो ये पहला बिल्डिंग है, तो पहला बिल्डिंग में क्या है कि ये एक ही मकान है, मानी एक ही परिवार के लिए जो है ना ये कब्जा क्षेत्र पूरा है। तो एक मकान है, तो यानी चौथा के बाद कौन सा मकान आ गया, ये पाँचवा आ गया। फिर इसमें गए 004 भवन में, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि 2 मकान है। तो इसका सीरियल नंबर कैसे देंगे, तो 5 तक तो हमने दे दिया, तो 5 के बाद कौन छठा मकान आएगा, तो इसमें क्या करेंगे 006 या 007, ठीक है ना। अब ये मकान और भवन उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इस आकृति से हम बताएंगे। ये था भवन नंबर और मकान नंबर देने का तरीका। अब आता है प्रचलन नहीं होने पर, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं मकान नंबर देने का प्रचलन नहीं है, या हो सकता है आप जिस गणना ब्लॉक में आपको ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है ना, आप उस गणना ब्लॉक में नंबर देने जा रहे हैं। अगर आपका कोई नियर नज़दीक वाला जो क्षेत्र है जिसमें आपकी जान पहचान है, आपको लोग पहचान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस अनजान जगह पर ड्यूटी मिला है जहां आपकी कोई पहचान नहीं है, लोग आपको पहचानते नहीं हैं, तो याद रखना है कि आपको अपना परिचय पत्र मिला जो होगा उसको साथ लेकर के जाना है। ऐसा इसलिए है कि जब परिचय पत्र आपके गले में लटका हुआ रहेगा तो मकान मालिक जैसे ही देखेगा तैसे ही समझेगा कि कोई जो है ना ये गणना कर्मी है या कोई स्पेशल व्यक्ति है जो हमसे ये सारी बात जो है पूछने के लिए आया है और मकान का नंबर देने के लिए आया। इस चलते क्या है कि अपनी पहचान के लिए अपना परिचय पत्र साथ में रखना है। हो सकता है कि अगर चले गए, ठीक है ना, अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र में गए, आपका परिचय पत्र नहीं है, उस अनजान जगह में गए हैं जहाँ आपकी कोई पहचान नहीं है। अब एक सुंदर भवन मिला, ठीक, उसका डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छा किया हुआ था, उसके बाहर में कुछ भी कहीं भी पोस्टर वोस्टर नहीं है, कोई भी अचार प्रचार उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप गए, पहचान पत्र नहीं रखे हुए हैं, ठीक है ना, मकान मालिक उधर से देखा कि मेरे मकान पर कोई जो है ना वो कुछ लिख रहा है, वो आया उधर से आग बबला हो गया कि आपको पता नहीं है कि मेरे दीवार पर पोस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, कितने अच्छे से इसको हमने क्या किया, डेंटिंग पेंटिंग करवाया, आप इस पर लिख रहे हैं। इसलिए क्या है, अपना परिचय पत्र साथ रखेंगे, इससे आपकी पहचान होगी, उसको पता चलेगा कि कोई सरकारी व्यक्ति है जो हमारे मकान का नंबर दे रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि वो मकान पर नंबर देने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है ना, तब उस स्थिति में क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि ये जो राज्य सरकार के द्वारा ये गणना कार्य जो किया जा रहा है, जाति गणना, ठीक है ना, इसमें सभी परिवार सभी मकान का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जो आंकड़ा सरकार के पास जाने वाला है। हो सकता है कि अगर आपका मकान का नंबर नहीं दिया जाए, आपका रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाए, तो ये आपसे संबंधित सारा रिकॉर्ड जो है, सारा आंकड़ा जो है छूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी बात से सहमत हो जाएंगे तो फिर आप नंबर दे देंगे। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि से समन्वय करके अब क्या करेंगे, वो पंचायत प्रतिनिधि उस व्यक्ति को समझाएंगे, ठीक है। अब उनकी बात में आकर के फिर मकान का नंबर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है, उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, उत्तर पश्चिम से देना, ठीक है ना, मकान का जब हम नंबर देंगे तो कैसे देना है, ये उत्तर पश्चिम दिशा से देना है और दक्षिण पूर्व में क्या करना है, हमको लास्ट कर देना है। अब इसमें किस प्रकार का नंबर दिया जाएगा, कैसे नंबर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ जो है ना हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नजरी नक्शा पर कैसे नंबर दिया जाता है। अगर उसको एक बार देख लेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जा कर के विजिट करें और देखें, ठीक है। ये उसके बाद है कि एक भवन में क्या है, गली के एक भाग से एक भाग को पहले पूरा कर लेना है। अब आप जब नंबर देने जा रहे हैं तो जो आपको गली मिला तो गली के एक साइड जितना मकान है सबसे पहले उसको पूरा कवर कर लेना है। उसके बाद ही क्या है कि जब गली के उस पार जा रहे हैं तब क्या करना है कि आपको तीर का निशान देते हुए अब वहाँ पर उसका नंबर लिखना है, ठीक है ना, इस तरह से करना पड़ेगा।
अब है कि एक भवन में अधिक मकान होने पर, अब समझिए कि मकान और भवन आपके दिमाग में चल रहा है। अधिकतर बंधु ये कमेंट भी कर रहे हैं कि एक मकान जो है उसमें बहुत से परिवार लोग रहते हैं, तो परिवार की संख्या एक कैसे हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि एक ही भवन है और उसमें क्या है कि संयुक्त परिवार है, यानी दो भाई साथ में रहते हैं, उसके बाल बच्चे साथ में रहते हैं, उनके माता पिता साथ में रहते हैं, कोई अलग नहीं है, मकान भी डिवाइड नहीं किया हुआ है, वो पूरा जो मकान का क्षेत्र है उसमें सब लोग साथ रह रहे हैं, तो परिवार वो संयुक्त परिवार हो गया भाई, ठीक है ना। वो संयुक्त परिवार में गिनती आएगा, परिवार की संख्या उसका एक ही होगा। मुखिया का भी जो है ना एक ही व्यक्ति का नाम लिखाएगा, जो बड़े होंगे वो मुखिया हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एकल परिवार है, एकल परिवार के लिए तो वो सिंगल है ही, ये तो समझ आ रहा है। अब इसके बाद है कि जब एक भवन में एक से अधिक मकान होगा तो उसका नंबर कैसे देंगे। जैसे अभी हम बताएं कि एक भवन है, मकान अलग अलग है, अलग अलग नंबर पड़ेगा मकान का, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भवन का नंबर यहाँ भी, भवन का नंबर यहाँ भी, भवन का नंबर यहाँ भी। भवन का नंबर सभी मकान में नहीं देना है, भवन का नंबर एक ही जगह देना है, ठीक है, वो भी फ्रंट पर देना है। अब इसके बाद आता है कि भवन, इसको पहले समझा जाए। जैसे पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर 23-24 में देखेंगे, पेज नंबर 23 में आपको देखने को बन रहा होगा, पहला जो फिगर है वो इस तरह से है, ठीक है ना, इसमें 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ 0 0 ये 1, यानी पहला भवन है। पहला भवन में क्या है कि देखिए तो इसमें जो है ना ये मकान एक ही है। अब यहाँ पर ये समझना है कि मकान मालिक से पूछा है, यानी उसमें रहने वाले व्यक्ति से जब हमने पूछा तो बताया कि क्या है कि हम लोग बहुत से परिवार हैं लेकिन सब साथ में हैं, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है। अलग नहीं है यानी ये जो पूरा क्षेत्र है उसका मकान हो गया, मकान एक ही है, परिवार है, बहुत से परिवार है, एक ही संयुक्त परिवार है, तो परिवार की संख्या तो एक ही हुआ ना, क्योंकि जब तक परिवार अलग अलग नहीं होगा तब तक परिवार की संख्या हम अलग नहीं दर्ज करेंगे, ठीक है ना। जब साथ में है तो संयुक्त परिवार यानी वो एक परिवार हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए भवन भी एक है, मकान भी एक है, ठीक है ना। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, बुकलेट में भी है और प्रशिक्षण में भी बताया गया होगा कि निकास के अनुसार ही हमको मकान संख्या देना है। अब इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि इस मकान में जो है निकास भी एक ही है। चलिए आपकी बात से ये सहमत है, वो चीज़ मिल भी गया कि एक निकास है, इस चलते एक भवन भी है, एक मकान भी है, ठीक है ना, एक भवन में एक मकान। अब थोड़ा आगे आते हैं। अब इसमें देखा जाए, इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिया होगा ये 2 यहाँ पर दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसमें 3 दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या है, ये भवन तो क्या है, भवन भी एक ही है, यहाँ से यहाँ तक जो भवन है ये एक है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बीच से इस भाग को ऐसे डिवाइड किया गया है। इसमें रहने वाले व्यक्ति से पूछने पर पता चलता है कि ये जो भवन पूरा बिल्डिंग जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है। इधर जो है इस तरफ जो है इसमें 2 कमरा है, ठीक है ना, और इसमें एक परिवार रहता है। इधर तरफ जो है सो 3 कमरा है, इसमें भी एक परिवार रहता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो 2 निकास है, तो 2 भवन होना चाहिए था, 2 मकान होना चाहिए था। नहीं, क्या है, मकान का मतलब हो गया कि इसमें रहने वाले परिवार का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। यानी 2 कमरा में जो है ना, ये 2 कमरा का मालिक कौन है, एक व्यक्ति, यानी एक परिवार है। तो एक परिवार इसमें रहता है, उसमें कितना है कि 2 कमरा है। हो सकता है कि ये अंदर वाला दिखाया गया होगा, ठीक है ना, निकास द्वार तो एक ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया ये जो क्षेत्र हो गया जो एक परिवार के लिए कहता है अधिकार क्षेत्र है, वो एक मकान हो गया। अब ये जो क्षेत्र हो गया जहाँ पर क्या है कि इस मकान में 3 जो है ना 3 कमरा है, और इसमें क्या है कि अधिकार क्षेत्र दूसरे परिवार का हो गया, तो मकान इसके लिए अलग हो गया, इसके लिए अलग हो गया। भवन एक ही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मकान क्या हो गया, 2 अलग अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें आया जाए, ये देखिए अधिकतर क्या है कि नगरों या शहरों में फ्लैट देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि एक भवन जो है से दूसरा भवन से सटा हुआ है, ठीक है ना, एक भवन का दीवार जो है से दूसरे भवन से सटा हुआ है, इस तरह से ऐसे फ्लैट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब क्या है, ये भवन जो है देखिए यहाँ 1 लिखा होगा, 2 3 4 5, 5 का 2, 6 का 3, इस ढंग से लिखा हुआ है। देखिए आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, पेज नंबर कितना में है, 24 में, ठीक है। तो पेज नंबर 24 में हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है एक भवन है, एक मकान है, एक भवन है, एक मकान है, एक भवन है, एक मकान, एक भवन, एक मकान है, ठीक है। ये मकान अलग है, ये मकान अलग है,
ये अलग है और ये भी अलग है। यानी पहला से चौथा तक एक एक भवन है और एक एक मकान है। अब थोड़ा सा जाइए इसमें पाँचवा में। पाँचवा भवन में जो है वो क्या है कि दो मकान है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऐसा कैसे पता चल गया? तो उसमें रहने वाले व्यक्ति से पता चला ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो निचला तल्ला है एक अलग बेटा का है और दूसरा तल्ला जो है सो एक अलग बेटा का है, यानी अलग परिवार का है। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति का एक भवन होगा जिसका दो बेटा है, यानी दो परिवार बन गया, जो दोनों का अलग अलग शिफ्ट है। ठीक है ना, दोनों का बंटवारा हो चुका है कि निचला तल्ला पहला का और ऊपरला तल्ला जो है सो दूसरे का है। ऐसा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों का निकास द्वार एक ही है, तो फिर मकान अलग अलग कैसे हो गया? नहीं, इस स्थिति में क्या है, आप तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो ऊपर तल्ला पर जो परिवार रहता है क्या वो एरोप्लेन से नीचे उतरता है? उसका निकास द्वार तो एक ही ना होगा। इसके लिए भी और इसके लिए भी जो सीढ़ी होगा वो दोनों के लिए भी एक ही होगा। तो इस तरह से क्या है कि इसमें दो मकान हो जाएगा। ठीक है, पहला मकान यहाँ जब सीरियल नंबर करेंगे तो पहले नीचे उसके बाद फिर ऊपर। इसी प्रकार छठा मकान में जाइए, छठा भवन में जाइए। छठा भवन में देखने को मिल रहा है कि इसमें 3 प्रकार के मकान हैं। ठीक है ना, अब 3 प्रकार के मकान हैं तो कैसे, जिस तरह से इसमें है कि इस क्षेत्र में जो रह रहा है एक अलग परिवार है, इस क्षेत्र में जो है सो अलग परिवार है और इसमें जो है सबसे ऊपर वाला तल्ला पर अलग परिवार है और तीनों का जो है वो बटा हुआ है। ऊपर वाले तल्ले पर हो सकता है कि 10 कमरा होगा। ठीक है ना, तो वो 10 कमरा क्या है कि उस परिवार के लिए अधिकार क्षेत्र हो गया। बीच वाला तल्ला पर भी उसी ढंग से है और नीचे वाला तल्ला पर भी उसी ढंग से। तो इस प्रकार क्या है कि भवन और मकान का समझ विकसित करना है। ये था कि किस प्रकार हम नंबर देंगे, भवन को कैसे पहचानेंगे और मकान को कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, जब तक उस भवन में रहने वाला व्यक्ति बताता नहीं है कि मकान अलग अलग है, ठीक है ना, तब तक क्या है कि आपको मकान को अलग नहीं करना है। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी भवन के पास गए, उसमें रहने वाले व्यक्ति से आपको पता चला वो बोल रहा है क्या कि मेरा ये भवन है, इसमें क्या है कि 4 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, 4 व्यक्ति 4 परिवार है, लेकिन क्या है कि वो एक साथ है। अब उसको क्या कीजिए, मकान अलग अलग कर दीजिए। अगर अलग अलग मकान करेंगे तो कम से कम एक एक कमरा तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक एक कमरा भी नहीं है। मान लीजिए कि 2 कमरा है, अब वो कह रहा है कि नहीं इसको 4 मकान बना दीजिए। तो हम 4 मकान किस प्रकार बनाएंगे? नहीं संभव है। उसको समझाने का कोशिश करेंगे। मकान क्या होगा कि उसको एक ही रहेगा। ठीक है ना, अब जैसे मान लिया कि इसमें 2 कमरा है। ठीक है, एक कमरा है और एक कमरा इधर है, ये 2 कमरा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे कि हम बीच से अलग कर देते हैं। बीच से अलग करेंगे तो 2 परिवार इसमें आ जाएगा, 2 परिवार इसमें आएगा, तो मकान तो 2 बन गया। लेकिन 2 कमरा हो कहेगा कि नहीं इसको 4 मकान बना दीजिए। संभव है? संभव ऐसी स्थिति में नहीं है। ठीक है ना, तो हम ये बता रहे थे कि 4 परिवार है, चारों अलग अलग है, लेकिन उसी मकान में रह रहा है। पता चला क्या कि उस भवन में रहने वाले व्यक्ति से, गार्जियन से पता चला कि इसमें 4 परिवार है, मतलब 4 परिवार अलग अलग है, लेकिन मकान किसी का भी अलग अलग नहीं बना है। तो सीधा दिमाग में क्या रखना है कि मकान सबका अलग अलग नहीं बना, अभी सब साथ में रह रहा है, समझे, लेकिन सब परिवार जो है सो अलग अलग बंटवारा हो गया। तो जब साथ में है एक ही मकान में, तो मकान तो एक ही न हो गया, परिवार संख्या उसका अलग अलग हो जाएगा। भवन संख्या 1 रह जाएगा, मकान संख्या क्या हो जाएगा, मकान एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही मकान में सब लोग शिफ्ट कर रहा है। अब परिवार की संख्या जो है, परिवार की संख्या 4 हो जाएगा। यही दिमाग में रखना है आपको, भवन और मकान को समझना है। इसके बाद आता है, अब देखिए यहाँ पर कि भवन छूट जाने पर क्या करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ये आफत सुल्तानी है कि अगर भूलवश एक मकान अगर हो सकता है कि गणना ब्लॉक हमने पहले पूरा गणना कर लिया, पूरा समाप्त कर लिया। ठीक है ना, अब नजरी नक्शा बनाने जब जा रहे हैं, अचानक हमको दिमाग में आया, नजरी नक्शा पर जब नंबर देने जा रहे हैं तो अचानक दिमाग में आया कि हमने क्या कर दिया। ये तो लगता है जैसे मान लिया जाए कि ये भवन जो है ना, एक भवन ये है, ठीक है, और एक भवन ये है, और बीच में जो है ना, बीच में एक और भवन था, लेकिन ये 16वां नंबर का भवन है, ये 17वां नंबर का भवन है। याद रखेंगे थोड़ा, ये 16 ये 17 नंबर का भवन है। ठीक है,
और बीच में क्या हो गया, हमसे मिस हो गया कि इसमें एक भवन था बीच में और ये छूट गया। अब क्या करेंगे? अब तो मन में पूरा एकदम हलचल होने लगा होगा कि हमने तो गलती कर दिया, ये जो अच्छा काम नहीं किया। तो धैर्य रखें, कोई गलत नहीं हुआ है। देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है। किसके बाद का भवन छूटा हुआ है? ये भवन जो है ये 16वां नंबर का भवन है और इसी के बाद जो है ना, इसी के बाद का भवन छूट गया है। तो 16 के बाद छूटा तो यानी 16 लिखेंगे, ठीक है ना, 0 16, इसको ऑब्लिक में 1 कर देंगे। एक ही भवन छूटा है ना, तो 1 हो गया। ये था भवन नंबर देने का तरीका, जो भवन छूट जाता है। लेकिन अब ये भी हमको पता चला कि इसमें जो है, इसमें 3 मकान है। अब क्या करेंगे? मकान का सीरियल नंबर कैसे देंगे? मकान का सीरियल नंबर तो बीच में हम नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट कर दिया। तो जो सबसे लास्ट मकान नंबर है, जैसे मान लें कि पूरा आप गणना कर लिए, सबसे लास्ट वाला जो मकान है 192 है, ठीक है ना, 192 है। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 मकान छूट गया तो सबसे लास्ट वाला नंबर से करेंगे। इसका देंगे जो सीरियल नंबर चलेंगे, ये हो जाएगा 193, ये हो जाएगा 194, ये हो जाएगा 195। इस तरह से क्या करना है? मकान नंबर देना है। तो याद रखना है कि भवन नंबर छूटेगा तो किसके बाद छूट रहा है उसका नंबर दे करके ऑब्लिक में 1 लिख देना है, ठीक है। लेकिन मकान नंबर जो देना होगा तो सबसे लास्ट हमने कितना किया है, तो सबसे लास्ट नंबर वाला के बाद वाला नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। ये था छूटे हुए भवन और मकान का नंबर देने का तरीका। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो क्या है कि अधिकतर प्रश्न का जवाब देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बंधु, अधिकतर प्रवीक्षक और प्रगणक क्या किए हैं कि इतना कमेंट किए हैं, कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका बहुत कन्फ्यूजन है। अधिकतर लोगों को हमने जवाब भी दिया, लेकिन मैसेज करके जवाब देना बहुत लोगों को संभव नहीं है। इसलिए क्या है कि हम सभी कमेंट का जवाब देने के लिए अगले वीडियो में आ रहे हैं। कारण क्या है कि जो संक्षिप्त मकान सूची जो है ना, वो भरने का तरीका जो है सो अलग तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि वो पहले किसी न किसी यूट्यूबर का वीडियो देख चुके हैं, जो लग रहा है कि उनके द्वारा बताया गया बिल्कुल सही है, ऐसा उनके दिमाग में हो रहा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जब ट्रेनिंग में बताया गया है, आपको क्या है पीपीटी के माध्यम से मकान संक्षिप्त मकान सूची का फॉर्मेट जो दिया हो उसमें भरा हुआ भी होगा, उसको आप ध्यान से देखे होंगे। उसी फॉर्मेट के अनुसार हम जो भर करके बताए हैं उस पर आप अमल कीजिए। उसके बाद अन्य यूट्यूबर के वीडियो को आप देखिए और समझिए, ठीक है ना। हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उसमें जो भरा हुआ है और जो हम भर करके बताए हैं, क्या उसमें कुछ अंतर है, उसमें तरीका में कुछ अंतर आ रहा है, क्या वो सही है या गलत है, ये निर्णय आपको करना है। लेकिन हम यही बताएंगे कि हम जो बताए हैं वो बिल्कुल फैक्ट बताए हैं, क्योंकि ये जो गणना का कार्य है इसमें गलत बताना उचित नहीं है, क्योंकि ये सरकार का काम है। ये आपकी ड्यूटी दी गई, आपकी जिम्मेवारी है कि आपको बिल्कुल सही भरना है। तो क्यों हम गलत के चक्कर में पड़ें, ठीक है ना। जो फैक्ट चीज़ बताया जाता है उसी पर अमल किया जाए, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपके दिल में जगह है लाइक करने का, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।